सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज रहेगा हमारा टारगेट एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, स्कैनर से क्वेश्चन उठाते हैं। आपने देखा होगा स्कैनर से क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रखे हैं, कंपार्टमेंट में भी आए हुए हैं, एनुअल एग्जाम में भी आए हुए हैं। अगर आपको दिख रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट S.57 से शुरू हो रहा है, छोटी मोटी एक्टिविटी के साथ भी है और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी है। तो मुझे लगता है कि हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स दिख जाएं। और अगर मैं बोलूं तो फुल फ्लैश क्वेश्चन में क्या दिख रहा है मुझे, देखिए जरा 6, 7, 8, 9 में से कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हैं जिसे मैं लेके चलूं। आई टेक, कौन सा ले लूं बोलो। S.63, 64, 65 में से आई जस्ट वांट टू टेक एनी क्वेश्चन। ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 S.63। क्वेश्चन नंबर 7 S.63 हम ले लेते हैं आपके साथ साथ। ले ले भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है किताब में अवेलेबल सबको। देखो ये इस तरफ है, इसमें बड़ा सा क्या आपके पास की इंफॉर्मेशन गिवन है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड 2020, यानी कि 2 साल पहले कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2020 का। कंपार्टमेंट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा, कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ 2020 का, लेकिन ये 2020 का कंपार्टमेंट जो था ना पेंडेमिक वाला था, लॉकडाउन वाला कंपार्टमेंट था ये। तो शायद क्वेश्चन आसान भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे आपके पास। यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दिखेगा, थोड़ी कम एडजस्टमेंट के साथ, थोड़ी ज्यादा एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, इसको लेके चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 10% डिवेंचर 60,000 वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2018। 18-19 की इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रखी है और कुछ नहीं है, सिंपल सा कैश फ्लो बनाना है। आई कैन टेक 1, 2, 3 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमारे इस ड्यूरेशन में हो जाएंगे आई टेक दोस क्वेश्चंस विद यू, और उसी के हिसाब से हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा करके करेंगे। सर आज मैं आपको बताता हूँ, आज मैं अपनी चलिए ढंग से बंद करिए उसको। फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, याद है ना आपको फॉर्मेट बनाने का तरीका बताया था। इससे काम जल्दी हो जाता है और आप सिस्टमेटिक रहते हैं, इससे सिस्टमेटिक रहते हैं। फॉर्मेट बनाइए। S.63 पे क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं और फॉर्मेट बनाते हैं इसका पहले। आई होप स्ट्रक्चर इज क्लियर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस टैक्स, फिनिश। इन्वेस्टिंग के लिए स्पेस बना दिया, फाइनेंसिंग के लिए स्पेस बना। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास। सृजन इंफॉर्मेशन 10% डिवेंचर 60,000 वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2018। क्या करना चाहिए सृजन इसका? आप देख रहे हैं डिवेंचर की वैल्यू 1 लाख से 1,60,000 हो चुकी है, यानी कि 60,000 रुपीज का क्या हुआ, डिवेंचर इशू किया आपने। समझ रहे हो, डिवेंचर इशू करे। हाँ जी, आर्यन इज नॉट हियर, आर्यन नहीं आया ना आज, कुछ खबर है उसकी? आर्यन नहीं है, ठीक। तो हम इस तरफ चलते हैं यहाँ पर और क्या करते हैं, प्लस कितना परसेंट डिवेंचर है भाई ये, दिस इज 10%, 10% डिवेंचर्स लिख लेते हैं। कितना वैल्यू है इसकी, 60,000 रुपीज वैल्यू है। अब ये डिवेंचर पिछली क्लास में मैंने समझाया था आपको कि अगर डिवेंचर ओपनिंग डेट पे इशू हो तो इंटरेस्ट क्लोजिंग पे निकलता है, क्लोजिंग में इशू हो तो किस पे निकलता है, ओपनिंग में निकलता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट दे रखा हो 12%, है ना, और या फिर अगर डिवेंचर और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। बाकी इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड में टाइम पीरियड नहीं कंसीडर करते हम लोग। देखते हैं कि लास्ट की डेट तक हमारे पास कितने डिवेंचर्स, कितने शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स। तो इस पर इंटरेस्ट निकालना अभी हमें। इंफॉर्मेशन है 1 अप्रैल 2018, यानी कि साल के शुरू में ही आपने क्या कर दिए थे, इशू कर दिए थे। तो कौन सी वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलेगा, 160 पे। 160 का कितना परसेंट, 10% कितना बनता है, 16,000 रुपया। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके नीचे लिखते हैं यहाँ पर, माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स। I'll write 16,000 and I'll write in bracket, और यहाँ ऊपर जाके क्या लिखूंगा मैं, प्लस कर दूंगा यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर। इनर कॉलम में लिख दूंगा कितना, 16,000 रुपए का। आई होप दिस इज क्लियर। देखो बेटा, ये बाहर वाला कॉलम जो है हम यूज करेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए, और इनर वाले कॉलम में इनके सब टोटल है। बाकी वो तो हमारा इस वाले इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में हम ये आउटर या इनर दो यूज करते हैं, उससे इनर मोस्ट नहीं यूज करते हैं। एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 6 से 8 लाख हो गए। एक क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा। तो हम लिखेंगे प्लस शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग का शेयर कैप, फाइनेंसिंग का इनफ्लो कितने से, 2 लाख रुपए से।
आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। 2 लाख रुपए हो गया। फिर हमने रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 यानी कि सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम यहाँ वर्किंग नोट में चले गए। वर्किंग नोट में लिखा नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐसे कर दिया, तो क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का दिख रहा है? 220 से 330 हो गया। हाँ, 1,03,30 में से 220 माइनस कर दिया, तो व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर? 1,10,000 है ना। वो हम, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का काम हो गया। समझ पा रहे हैं पीछे वाला बच्चा? अब आगे चलिए दोबारा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने कर ही लिया अभी, नंबर 2, नोट नंबर 2 हमने कर लिया। ये ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज होते हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? बताइए। करंट हाँ डिक्रीज हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। 195 से 165 हो रहे हैं। कितना डिक्रीज हुआ है? 30,000। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हम यहाँ लिखेंगे माइनस ट्रेड पेबल कितने रुपए के? 30,000 रुपीज के ब्रैकेट में रख देंगे, माइनस हो गया, खत्म हो गया ये पार्ट भी। और आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट फिक्स एसेट्स 3 नंबर है। 3 नंबर पे लिखा ओहो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन आप देख रहे हैं मशीनरी भी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नोट पे देखिए मशीनरी भी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन एक खास बात है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? मशीन की वैल्यू बढ़ेगी तो परचेज, घटेगी तो सेल्स, और प्रोविजन की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया आपने। समझते हैं? याद है, जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ओपनिंग क्लोजिंग से काम चलाते हैं, डिफरेंस लेके काम करते हैं। तो बताइए मुझे, अगर ये 7 से 1070 हो रहा है तो 3,70,000 का इंक्रीज हो रहा है, और मशीनरी यानी फिक्स एसेट्स का इंक्रीज क्या कहलाता है आपका? परचेज। परचेज क्या होता है? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। यहां लिखूंगा मैं माइनस परचेज ऑफ व्हाट? परचेज ऑफ मशीनरी। कितने रुपए की हो रही है ये बताइए? 3,70,000 की मशीनरी इन परचेज, ऐसे ब्रैकेट में रख दिया उसको, 370 का परचेज हो गया, मशीनरी खरीद लिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 95 से कितना हो गया? 120। 95 में 5 जोड़ोगे तो 1,25,000 रुपए का इंक्रीज हुआ। आपको मालूम है प्रोविजन इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज। और डेप्रिसिएशन चार्ज कहां जाता है? यहाँ यहाँ। वेरी नाइस। प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने रुपए का सीधा सीधा आ गया? 25,000 रुपीज का आ गया। इजी, डन हो गया जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया अगला आइटम। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इससे आगे बैलेंस शीट देखते चलिए। नॉन करंट, तुम्हारी तो किताब पुरानी है शायद। हाँ सीधा कर जरा। तो ये हमारी किताब काली है, तुम्हारी लाल कैसे है भाई? ये पुराना एडिशन है। कि पता क्या करते हैं ये लोग, जो दुकानदार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पुरानी किताब का कवर बदल देते हैं, और ये वही करते हैं। देखो पेज नंबर दिखो, एस पॉइंट। अच्छा, तभी 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 तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई गड़बड़ क्या हो रही है। तो फिर कौन सा क्वेश्चन करके चल रहा है, जब हम तो क्वेश्चन कुछ और हम कर रहे हैं, आगरा तुम कर रहे हो। वही सोचो यार, इसकी किताब का रंग ऑरेंज, हमारी किताब का रंग सलेटी, ऐसे कैसे हो गया? है ना। तो बेटा जब एग्जाम में किसी की कॉपी देखेगा तो देख चले कौन से पेज में कर रहा है। पता चला पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 5 में नकल मार रहा है, जब किसी को करना था क्वेश्चन नंबर 6। निकल गया ये वाला पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? नॉन करंट इन्वेस्ट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होगा फिर दोबारा से? माइनस परचेज। मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज तो नहीं लिखना हमें, कर दो ऐसे, परचेज कर दीजिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए के हैं ये? 35,000 रुपीज के। पुट दैट इन ब्रैकेट। पेमेंट जा रही है ना। देखो कोई एसेट्स अगर बढ़ती है तो हमारी जेब से पैसा निकलेगा ना, आउटफ्लो कहलाएगा, इसलिए हमने ऐसा करा। हाँ तो बेटा बढ़ रहा है ना एसेट्स, हवा, रुक जा, एसेट्स बढ़ रही है और हम बना रहे हैं एसेट्स अकाउंट, नहीं हम बना रहे हैं कैश फ्लो। तो एसेट्स बढ़ रही है तो कैश तो निकल रहा है ना, तो आउटफ्लो कहलाएगा, आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट को कहां लेके चलते हैं हम लोग? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, नहीं टच करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू घट गई तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल का प्लस कितने का? ट्रेड रिसीवेबल्स कितने रुपए का? 1,10,000 का। बिल्कुल ठीक बोले, है ना।
और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ट्रेड, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, खत्म। कितना कितना आसान सवाल है, देखो कुछ है ही नहीं करने के लिए। मतलब आपकी वैल्यू, यही वैल्यू आपके पास 110 आ गई, तो दिस वैल्यू आई विल राइट हियर 110। इसका टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा, 2 और 3 4 41,000। इसका टोटल क्या आ जाएगा, नील। इसका टोटल करेंगे तो कितना, 0 0 0 1 4 151। इसका टोटल कितना करेंगे, 110। व्हाट इज दिस टोटल, इसका टोटल करके बाहर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 डैश। ठीक है, ये सब करने के बाद देखिए जरा, 110 और 30 में माइनस 80,000 जुड़ेगा, तो 0 0 0 1 231। जरा देखना टोटल ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। 2,61,000 में 30 चला गया तो कितना आ गया, 231 आ गया। और टैक्स तो कुछ है ही नहीं, तो टैक्स को कर दिया नील। तो 231 आपके पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, आउटर कॉलम में डाल दिया। क्या बोलूंगा इसको मैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या इतना ही आ रहा है इसका, 231? देखो आउटर कॉलम में, इसका तो सॉल्यूशन गिवन होगा ना आपके पास। 231 इतना ही आ रहा है, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं। ये तो नेगेटिव बनेगा पूरा, कितना, 0 0 0 5 7 10 4,05,000 ब्रैकेट में। क्या बोलूंगा इसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितने का, 4,05,000 का ब्रैकेट में। इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, 0 0 0 और ये कितना हो गया, 260 में से 16 माइनस कर दिया। 216 में से फिर 16 माइनस करूंगा तो क्या निकलेगा, 2 कितना, देख लो भाई तुम लोग, 244। ये 244 पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताइए। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और पॉजिटिव है। आई विल पुट दैट इन आउटर कॉलम 244, यहां पर लाइन डाल दूंगा और क्या लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और अब 231 पॉजिटिव, 244 भी पॉजिटिव, और ये 45 है नेगेटिव। तो 244 और 231 कितना बनता है, 475, 475 बनता है ना। 475 में से 45 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 70,000। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको, नेट इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर। अच्छा जी, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। भाई ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आ रही हैं आपकी, करंट इन्वेस्टमेंट आ रहा है एक तो, हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताइए ओपनिंग में कितना, करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 एंड, अबे दूसरी वैल्यू क्या चीज है, करंट इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या चीज है और, हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये कितने के हैं, 1,70,000। तो टोटल कितना हो गया, 210। 210 का टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 280। चलो देखते हैं कि क्या ये हमारे क्लोजिंग के बराबर है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सबसे पहले लिखूंगा मैं करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताइए क्लोजिंग की कितनी है, हाँ, 80,000, ठीक है। और इस तरफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के हैं, 2 लाख। तो आप देखिए 2 लाख और ये 2 लाख टोटल कितना बन गया, 280। फिनिश, दैट्स योर आंसर। नहीं दिख रहा क्या, इस चेयर पे आ जाओ अगर ऐसा दिक्कत है तो, देन कम ऑन दिस चेयर। तो आप देख रहे हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर दिया, निपटा दिया इसको आराम से। फुल फ्लेज क्वेश्चन किया हम लोगों ने। बताइए कोई बहुत मुश्किल हो रहा है चीजें, इज इट दैट मच डिफिकल्ट। अरे देख लिया भाई फुल फ्लेज क्वेश्चन एक, ऑनलाइन में बताइए मुझे। अभी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि तुम्हें चैप्टर नहीं आता है, हाँ नहीं आता है। अब देखो बेटा, ये तो रिवीजन भी इसकी लास्ट स्टेज पे है। अब इसका रिवीजन भी हम खत्म, मतलब समझ लो आज कंक्लूड हो रहा है रिवीजन इसका। आई टेक वन मोर क्वेश्चन, और जिससे कि आपका काम हो जाए। ये तो बड़ा क्वेश्चन हुआ करना। अब हम एक कैसा करते हैं, किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताइए मुझे, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल हियर, बोलिए कोई डाउट यहाँ तक किसी का। ऑनलाइन में खुशी को, कृतज्ञ को, मुग्धा को, प्रखर, बोलो यार, बोलो जल्दी से।
अब एक बच्चे ने बोला मुझसे कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट आया तो कैसे करना है। आइए उस ट्रीटमेंट को मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? नोट्स है बेटा कैश फ्लो के? हाँ, नोट्स कैश फ्लो के निकालिए जरा फटाफट से। कैश फ्लो चैप्टर चल रहा है, नहीं होंगे इसमें, ये तो किताब में है ही नहीं, और जबकि प्रिंट दिया था सबको। हाँ, तो कहाँ गया फिर? क्यों नहीं बेटा, बहुत बढ़िया ना मम्मी, सब बता रहा हूँ। पेज नंबर आ जाइए 9 पे, पेज नंबर 9 स्क्रीन देख लीजिए, फोन से क्लास तो ज्वाइन कर लो फिर। ठीक है, बाद 100 नंबर ले आएगा तो मैं ही दे दूंगा, तो बढ़िया फोन 100 100। चलो, नोट्स है भाई त्रिपाठी तुम्हारे पास है? तुम फोन से कर लो इसको। कहां से लाए? एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ऐसा लिखा हुआ है बुक में। ऑथर के ट्रीटमेंट अलग अलग हैं, ठीक है जरा, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट थोड़ा सा ऑथर से अलग करा है, पहले समझ लीजिए। मैंने देखा एक ऑथर ने क्या कर रखा है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट है ना, उसे उस जगह पे ऐड कर रखा है जहां हम अप्रोप्रिएशन ऐड करते हैं, मालूम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसने उस जगह पे ऐड कर रखा है। नहीं करना है ऐसा। देखो भाई, अगर आपने प्रोविजन बनाया तो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया ना, ज्यादा प्रोविजन बना दिया तो उसको अगर आपको वापस करना होगा तो प्रॉफिट के अंदर ही प्लस माइनस करके ठीक करेंगे ना उसे। सी द सिचुएशन। आपके सामने डेटर लिखे हुए 1 लाख से 2 लाख, देख रहे हैं ना स्क्रीन पर? क्या दिख रहा है किसी को बताइए? एनीवन इज एबल टू सी दिस? मेरा कर्सर हिलता हुआ दिख रहा है आपको? बताइए, मेरा कर्सर दिख रहा है? नहीं दिख रहा कर्सर? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, क्या चाहिए? पेज नंबर 9 नहीं है तुम्हारे पास? एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। यार क्या मतलब, इसका पेज नहीं है क्या ये? रुक तो जा, ये तो पेज गायब कैसे हो गया इसका? ये रहा, वो नहीं तुम्हारे रिवाइज्ड नोट्स। हाँ जी, दिख रहा है। तो अब आपके पास डेटर 1 लाख से 2 लाख हो गया। इसका मतलब डेटर इंक्रीज क्या लिखाएगा? इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करना है भाई से। कहां जाएगा? अगर करंट एसेट्स बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? हाँ, ये क्या है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, या ऑल द डेटर्स आर नॉट गुड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डेटर के बारे में, हम मानेंगे गुड नहीं है, मतलब ये डाउटफुल ही है। तो 1 लाख से 2 लाख बढ़ गया तो क्या हो गया? इंक्रीज इन करंट एसेट से। और क्या करते हैं सोल्यूशन करते समय? उसे माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है, इसको करंट लायबिलिटी की तरह मान लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 10,000 से, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इसको। तो सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए आपने नोट में, देखिए पूरे ऊपर चलिए, यहाँ देखो क्या कर रखा है। केस ए, if no other information is given about debtor, it means all the debtors are not good, hence provision for doubtful debt will be considered as an ordinary liability. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 50,000 डिक्रीज इन करंट एसेट्स में इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जोड़ देंगे, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर को 1 लाख को क्या कर देंगे? ग्रॉस वैल्यू को, नेट वैल्यू को नहीं। आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया। ये कब था? जब बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट दे रखा है और डेटर भी दे रखा है। डेटर को इंडिपेंडेंटली उठाओ और प्रोविजन को लायबिलिटी। भाई डेटर को ट्रीट कर लीजिए करंट एसेट्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ट्रीट कर लीजिए क्या? करंट लायबिलिटीज। ऐसा करके हम लोग उसको लेके चलते हैं। केस बी, केस बी देखिए, इफ ऑल द डेटर्स आर गुड, इट मींस डेटर्स आर लाइकली टू बी रियलाइज इन फुल। इसका मतलब करंट ईयर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का तो कोई यूज ही नहीं है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था, है ना? तो देखो, उसको अपने प्रोविजन बना दिया था ना, एक्स्ट्रा कर दिया था। अच्छा, प्रोविजन बनता कब है? जब हम प्रोविजन बनाते तो हमारा प्रॉफिट कम होता है या इंक्रीज होता है? कम होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको ठीक करने के लिए एड बैक कर देंगे। देखो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाके जोड़ दिया, इंक्रीज इन प्रोविजन कितने का? 10,000 रुपए का, एग्रीड। और जो इंक्रीज इन डेटर्स है 1 लाख रुपए का, उसको तो एज यूजुअली हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ऐसा करना है इसका। अब पता क्या कर रखा है? सुनो, ये सचित, इन लोगों ने इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, एक ऑथर है शायद बीके गोयल, टीएस ग्रेवाल है, इसको यहाँ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ना जोड़ के कहां जोड़ दिया?
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए लॉजिकली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैलकुलेशन करते समय हमें क्या ट्रीट करने होते हैं? एप्रोप्रिएशन, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स, ये करते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस करते हैं, उसके अलावा तो कोई आइटम ही नहीं जाता। तो बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इंक्रीज वहां कैसे जुड़ सकता है? समझते हैं बात को? तो इसे कहां जोड़ना है आपको? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स की तरह उसको ऐड करना है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। बताइए बेटा, क्लियर है? खुशी, अरमान, ये जो बोला गया बोलो। यस सर। नहीं है, बहुत धीरे धीरे आवाज आती है, कहाँ मुसीबतों में बैठा दिया हमें। आइए जरा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं अब आपकी किताब का। आई जस्ट टेक क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जिसमें आपको याद है मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी कराए थे जिनमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दे रखा था, बैलेंस शीट भी दे रखी थी। ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे आप लोगों को। बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दे रखा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस था और बैलेंस शीट भी थी। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी और बैलेंस शीट भी है। आप ही की बुक का क्वेश्चन है वो। वो कहाँ गया? होल्ड करिएगा जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 48, ओपन अप योर बुक्स, जस्ट गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 48। इलस्ट्रेशन नंबर 48 पे चलिए, पेज नंबर 5.56। किताब तो ले लो बेटा अपने साथ, अपनी बुक तो ले लो। इलस्ट्रेशन नंबर 48, इलस्ट्रेशन 48 लिखे चलिए, पेज नंबर 5.5 कितना है ये? 6। ये देखिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी 3 नंबर में, वैसे तो कैश फ्लो का क्वेश्चन आपको 5 नंबर का ही आना है, तो वो कोशिश करेंगे कि फुल फ्लैश क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे आपको। पता है एक बार बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ कि क्वेश्चन के अंदर ही इन्वेस्टिंग और मतलब क्वेश्चन के अंदर ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ऑलरेडी दे रखी थी, और आपको क्या करना था? ऑपरेटिंग निकालना था और बोलना था कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दीजिए, बोला था प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दे रखा था। तो अगर क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दे रखा है, मतलब क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टिंग दे रखा है, फाइनेंसिंग दे रखा है, तो उसकी कंटेंट डालने की जरूरत क्या है यार? बता सचित, आपको तो सिर्फ ऑपरेटिंग का कैलकुलेशन करना है और ऑपरेटिंग का फाइनल निकाल दिया। इन्वेस्टिंग क्वेश्चन में दे रखा था, उसको यहाँ लिख देते, फाइनेंसिंग क्वेश्चन में दे रखा था, उसको यहाँ दे देते, और आउटर कॉलम में डाल के टोटल निकाल लेते, कैश इंक्रीज डिक्रीज इन करंट ईयर, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ के क्लोजिंग के बराबर ले आते। ऐसा करना था। ऐसा क्वेश्चन एक बार बोर्ड, मतलब पिछले से शायद 2019 के एनुअल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था। मैं जस्ट देखता हूँ जरा कैश फ्लो, ये इधर आपका स्कैनर में शायद वो क्वेश्चन दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो। उस साल पता क्या करा, बहुत लोगों ने गड़बड़ करी क्वेश्चन करते समय। उन्होंने क्या कर दिया, जबरदस्ती जबरदस्ती इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करी, जबरदस्ती उन्होंने क्या करा, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करी, जबकि नहीं कैलकुलेट करना था। आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन थी जिसे आपको करना चाहिए था। अब मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर, आई कैन नॉट सी हियर। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग ऑलरेडी दे रखा था, मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ऑलरेडी दे रखा था, और कैलकुलेशन क्वेश्चन करने के लिए बोला गया था। चलो छोड़ो, इलस्ट्रेशन 48 देख लीजिए, दिख रहा है आपके सामने। अब मुझे बताइए, इसी क्वेश्चन को देख रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर 15 से 20 हो गया, क्या करूंगा बताइए मैं अब? और हमें क्या बोला गया करने के लिए? हमें बोला गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिसाब किताब करना, ठीक है। और बेटा आप सब जानते हो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिसाब किताब करना, तो हमारा कॉलम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, सिंपल सी बात है, ये रुपीज बनेगा, ये पर्टिकुलर्स बनेगा, ठीक है। एक एक इंफॉर्मेशन उठा के चलते हैं। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 से 20 लाख हो गया, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 से 20 लाख हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 5 लाख का फाइनेंसिंग का इनफ्लो है या आउटफ्लो है? बताइए। इनफ्लो हो गया, प्लस करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? इक्विटी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने का है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स? 5 लाख का। इस पर एक एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट नंबर 1, इक्विटी शेयर्स फॉर इशूड एट प्रीमियम 20%। अब मुझे बताइए 20% प्रीमियम जो है 15 लाख पे निकलेगा, 20 लाख पे निकलेगा, या 5 लाख पे निकलेगा? किस पे निकलेगा, कोई मुझे बताए। अरमान बताइए मुझे, ये जो प्रीमियम निकलना है बेटा, ये 15 लाख पे 15 पे निकलेगा, या 20 पे निकलेगा, या 5 लाख पे निकलेगा प्रीमियम? बोलिए।
अरमान आंसर करो, नहीं आवाज आ रही। खुशी बताएंगे मुझे, खुशी, खुशी जो प्रीमियम निकल रहा है ना 20% बचे, वो सर 15 लाख पे निकलेगा, 20 लाख पे निकलेगा, 5 लाख पे निकलेगा। क्वेश्चन 5.56 पे देख लो पढ़ के, 5 लाख पे 5 लाख पे निकलेगा। अरे तो बहुत डरता क्यों है यार, गलत ही तो होगा ज्यादा ज्यादा, तुम्हें नहीं पता चल रहा था ना। देख बेटा समझ, प्रीमियम जो होता है जितने रुपए के शेयर इशू करते हैं उतने रुपए पे मिलेगा, ओपनिंग क्लोजिंग पे थोड़ी मिलेगा। ये डिविडेंड थोड़ी है जो ओपनिंग क्लोजिंग पे मिलेगा, ये तो प्रीमियम है। 2 लाख के शेयर इशू करे, 2 लाख का 20%, 40,000 प्रीमियम में। 5 लाख के शेयर इशू करे, 20% प्रीमियम कितना हो गया, 10,000 रुपए का, मतलब 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख रुपया। अब प्रीमियम जो है इनफ्लो है आउटफ्लो, ये बताइए मुझे प्रीमियम। अरे बोलो खुशी, प्रीमियम इज इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो। तो यहां लिख दूंगा क्या मैं, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, कितने का, कितने का हो गया, 1 लाख का। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, आसान है चीज। और आगे चलते हैं, और देखिए इक्विटी शेयर से रिलेटेड कुछ है, लिखा इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 1.5 लाख रुपए का। अब इंटरिम डिविडेंड का 2 जगह ट्रीटमेंट होता है, एक तो ऑपरेटिंग में जाके ऐड होता है, और फाइनेंसिंग में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, माइनस होगा ना, थोड़ा नीचे स्पेस करके लिखते हैं, माइनस इंटरिम डिविडेंड। देखो भाई हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला कि फाइनेंसिंग निकालो, हमसे ये थोड़ी बोला कैश फ्लो बनाओ। तो कितना इंटरिम डिविडेंड कितना है, 1.5 लाख रुपए का, तो आई पुट 1.5 लाख रुपए यहाँ पर, एंड आई पुट दैट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में रख के मामला फिनिश हो गया। और चलते हैं आगे, इक्विटी शेयर से कुछ और तो नहीं है, लिखा है अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 20,000 वाज पेड एंड वाज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। ओ ये हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है शेयर्स पर, वो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, और कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो तो जिस साल वो हो उसी साल उसे राइट ऑफ कर दो। आपको मालूम है अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले किससे करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, दूसरा कैपिटल रिजर्व से, फिर भी बच गया तो किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। गॉट इट। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख का। ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व है क्वेश्चन में कहीं, बोलिए। क्वेश्चन में लिखा है अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स 20,000 वाज पेड। आपने अंडरराइटिंग कमीशन पे किया, तो क्या ये फाइनेंसिंग आउटफ्लो नहीं हुआ, हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग कमीशन कर देंगे। अंडरराइटिंग कमीशन कितने का बोल रहे हैं, 20,000 रुपीज का बोल देंगे, ब्रैकेट में डाल के छुट्टी कर देंगे, अंडरराइटिंग कमीशन 20,000 रुपए का। ठीक है जी। अच्छा, और इट वाज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, इसको कहां से राइट ऑफ कर दिया आपने, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, अंडरराइटिंग कमीशन हम माइनस कर चुके हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हमने क्या कर दिया, इसको राइट ऑफ कर दिया, तो कर दिया होगा। अब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करा, देखो बेटा समझना मेरी बात, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है ना, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता तो मुझे क्या करना पड़ता, आइए मैं एक चीज दिखाता हूं आपको पहले, यहाँ पर क्या करते हैं उसके लिए, देखिए जरा। सपोज मेरे क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस गिवन होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, तब मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता। कैसे बनाता मैं, देखिए ऐसे बनाता, आई राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ऐसे बनाता मैं इधर। और सपोज मेरे पास क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का जो बैलेंस था वो 50,000 था, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या, बैलेंस बीडी कितने का, 50,000 रुपए का। ठीक है, और 20,000 का तो हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। किसके नाम से कर दिया राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से 20,000 रुपए राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 50,000 रुपया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, 20,000 हमने राइट ऑफ कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 30,000 बचा ना, तो मैं लिखूंगा बैलेंस सीडी कितने का, 30,000 का बैलेंस सीडी, फिनिश, कुछ नहीं करना। अच्छा, मेरे से क्वेश्चन में बोला कि 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और आया है, आया ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये क्रेडिट साइड है, बढ़ती है तो इस तरफ, डेबिट साइड है घटती है तो इस तरफ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्या, बैंक बोलकर, बैंक बोलकर कितने का, 1 लाख रुपए का लिखूंगा। माई वैल्यू इज व्हाट, 1,50,000, माई वैल्यू इज व्हाट, 150, नाउ माई बैलेंस इज व्हाट, नाउ माई बैलेंस इज 130, ऐसा बनता, जिसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू का कोई यूज नहीं होता। ये कहां चला जाता, फाइनेंसिंग का इनफ्लो, और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोल के कहां चला जाता, कहीं नहीं जाता। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट में क्या हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस खत्म हुआ, कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं, कैश फ्लो हुआ ही नहीं, समझ रहे,
नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, क्योंकि पीछे का बेस ही क्लियर है, गड़बड़ हो। हम तो बेटा कंक्लूड कर रहे हैं चैप्टर को, और आपने पूरा 1 महीना तुमने क्लासेस नहीं लिए हैं पूरे। हाँ हाँ, मैं बता सकता हूँ, इतनी बहुत क्लासेस मिस करी तुमने, बहुत बहुत। एनपीओ तो मैंने पढ़ाया नहीं ना, एक क्लास एनपीओ की ली थी मैंने बस, उसके बाद से तुमने कोई क्लास नहीं ली। चलो इस पे बात नहीं करते, काम क्वेश्चन करते हैं। तो इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन के अंदर जो अंडरराइटिंग कमीशन 20,000 रुपए का था, उसका आउटफ्लो दिखा देंगे, बाकी कहीं कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, और इक्विटी शेयर से रिलेटेड कुछ नहीं है। चलो अब प्रेफरेंस शेयर उठा लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर 5 लाख थे, कितने हो गए अंडा? प्रेफरेंस शेयर कितने के थे भाई? 5 लाख के, क्या हो गए ये? 0 हो चुके। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए। आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ? क्या हुआ बता, आउटफ्लो या इनफ्लो? व्हाट इज दिस? आउटफ्लो माइनस प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन, कितने रुपए का? कितने का? हाँ 5 लाख का आउटफ्लो हो गया, 5 लाख का आउटफ्लो, ब्रैकेट में रख देंगे उसको। अभी पढ़ते ना, अभी पढ़ते हैं। प्रीमियम का लिखा है क्वेश्चन में, कहाँ लिखा है? प्रेफरेंस शेयर तो पार पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा कैश फ्लो के नोट्स में देख साफ साफ बता रखा है, अगर प्रीमियम आपने करंट ईयर से निकाल लिया, अगर वो आई हैव गिवन द कंडीशंस देयर। ये बच्चा बोल रहा है कि अगर प्रीमियम वगैरह का हिसाब किताब होता तो देखिए यहाँ दिखा रखा है आपको, जस्ट सी द नोट्स। स्क्रीन दिख रही है आपको, और स्क्रीन पर मैंने आपको बहुत क्लियर से, बहुत ही क्लियरली आपको ये दिखा रखा है, देखो यहाँ पर, ये देखिए पेज नंबर 4 देखिए, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहा है, पेज नंबर 4, इसी के नीचे। हाँ ये देखिए, प्रीमियम रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का बड़ा बॉक्स बना हुआ है, पूरी कहानी बता रखी है ना आपको, ये तब भी बताई थी मैंने डिटेल में। इसको सिर्फ पढ़ना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया था, तो उसको रिकॉल करना है बेटा अभी, जो भी था, लेकिन क्वेश्चन करवाया था हम लोगों ने। तो इस पर आज जो क्वेश्चन अभी कम कर रहे हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन, इसका आइटम ले लेते हैं। 14% डिवेंचर कुछ नहीं थे, अब कितने के हो गए? 250 के हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ 15% डिवेंचर्स, ये 12% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए। इश्यू ऑफ 15% डिवेंचर से आपका कितने का? 15% डिवेंचर है, 14% डिवेंचर है ना? कितना करा ये? 14% डिवेंचर्स, कितना? 2,50,000 पॉजिटिव चला जाएगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज लाइक पॉजिटिव वैल्यू। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आपने देखा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो तो चली गई। इक्विटी शेयर प्रीमियम हमने कर लिया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड एट पार हमने कर लिया, 14% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब मुझे बताइए, 0 से 250 आ रहा है, 2,50,000 का 10% कितना होगा बताइए? 25,000। तो क्या आपको पूरा 2,50,000 मिला होगा? जब आप डिस्काउंट में इशू करते हैं तो 225 मिला होगा ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, 250 यहां से और माइनस डिस्काउंट कर देंगे 25,000 का, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 225 हो जाएगी। ऑर्डिनरी बच्चा क्या करेगा? 250 लिखेगा। देखो भाई, आपने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में कि डिबेंचर को आप क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। अरे इंटरेस्ट हम निकालेंगे ना बेटा, अभी इंटरेस्ट के लिए तुम्हें डेट देखनी पड़ेगी ना, कब हुआ। अच्छा, डिबेंचर के बारे में कुछ लिखा हुआ, कब इशू किए गए थे ये बताइए? डिबेंचर कब इशू हुआ था? नहीं लिखा था ना। तो मैं मान के क्या चल सकता हूं, कब किस में फायदा है मेरा? बिगिनिंग पे इशू करने पे, एंड पे इशू करने पे? अब सुनो, अब सुनो, अगर मैं एंड में इशू करूँ तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा, है ना? यहाँ अजम्पशन तो नहीं लगा रखी, यहाँ पर देख रहे हो, इसने इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। अबे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो दे ही रखा है यार, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर तो दे रखा है, इसलिए हमें सोचना ही नहीं अब। और इंटरेस्ट की पेमेंट डिवेंचर क्या कहलाती है? माइनस इंटरेस्ट ऑन कितना परसेंट? 14% डिवेंचर, कितना? 35,000 की, ये आपकी कहलाती है। उसको ब्रैकेट में रख के फिनिश कर देते हैं, खत्म हो गया। दे रखा है, नहीं होता तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगर मैं ये अजम्पशन लगाता इसमें कि साल के आखिर में इशू हुए तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं देते। बिगिनिंग करता तो कितना हो जाता? 250 का 14% हो जाता। एडजस्टमेंट नंबर 1 चली गई, 2 चली गई, 3 चली गई, 4। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितने का? 1.5 लाख रुपए का इंटरिम डिविडेंड। ऑपरेटिंग में जुड़ना था, फाइनेंसिंग से माइनस करना था, माइनस इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितने रुपए का? 1,50,000 का। डोंट पुट दैट, डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। और आगे चलते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन हम कर चुके हैं। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितने का? 60,000 का। प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड कितने का? 60,000 का। तो ऑपरेटिंग में प्लस, और यहां से क्या हो जाता? माइनस डिविडेंड
ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितने का बोल रहा है? 60,000 का बोल रहा है। आप देख रहे हैं जो प्लस होने थे वो प्लस हो जाएंगे, जो माइनस होने थे माइनस हो जाएंगे। एंड वट एवर फाइनल रिजल्ट, पॉजिटिव हो गया तो कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव हो गया तो कैश यूज्ड इन क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी 5 नंबर का आ सकता है। 3 का तो आएगा नहीं, 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सिर्फ इन्वेस्टिंग कैलकुलेट करा लें, सिर्फ फाइनेंसिंग कैलकुलेट करा लें, ऐसा करके हो सकता है। इलस्ट्रेशन, अब ये इलस्ट्रेशन है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग के छोटे क्वेश्चन, फाइनेंसिंग के छोटे क्वेश्चन, ऑपरेटिंग के सारे क्वेश्चन, अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन भी कर जाते हैं तो भी आप अपने इलस्ट्रेशन देख के तो आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी ना आपको। देखो मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड सिखा दिया, टैक्स सिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिखा दिया, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट सिखा दिया, डिप्रिसिएशन प्रोविजन सब सिखा दिया ना, फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करके दिखाया आपको अभी। तो अब क्या रहता है? अच्छा, सैंपल पेपर्स कौन से खरीदे हैं आप लोगों ने, ये बताइए मुझे। वट एवर सैंपल पेपर यू टेक, सैंपल पेपर को लेने के लिए क्या करना है आपने कि उसको 2 घंटे में चॉइस के साथ करो। मैंने टर्म 1 में भी बोला था ये बात, अभी भी बोल रहा हूं। अगर आप घर की कंफर्ट कंडीशन में 2 घंटे में उस पेपर को किसके साथ करते हैं? चॉइस के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा? बिंगो हो जाएगा, आपका पेपर नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा पेपर आपका। क्लियर है? तो इफ यू वांट टू टेक डीके गोयल ले लीजिए, डीके गोयल, या फिर टुगेदर विद वालों का उनका सैंपल पेपर आता है। सुहानी तुम्हारे पास एक बड़ा शानदार सैंपल पेपर था ना फर्स्ट टाइम सारे सब्जेक्ट का, क्या था वो सुहानी? सर एडुकाट वाला। अरे पता नहीं कौन सा था वो जिसमें सारे सब्जेक्ट थे। सर अरे वो पता यू नहीं। लाइक थी। हाँ यू लाइक। ना ना, यू लाइक थोड़ी था वो, कुछ और था। चलो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, अब स्पेसिफिकली मुझे बताइए कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आती हैं। देखो यार, बड़े क्वेश्चन को करने का तो स्पेसिफिक पैटर्न है। क्वेश्चन को उठाया, सबसे पहले क्या कर दिया, ये जो हेडिंग से नहीं लिख दिया और एडजस्टमेंट को सॉल्व कर दिया। जब आप एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर क्वेश्चन बिना एडजस्टमेंट का आ जाता है। फिर बैलेंस शीट में जाइए, पहले आइटम से उठाइए चीजों को और उनको उनकी जगह पे प्लेस करना शुरू कर दीजिए। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, इतना तो पता है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग। एंड अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल शुरू से करना है, तो जो आपको नोट्स दिए गए पहले उनके पहले पेज से पढ़ना शुरू करिए। पहले आप पता तो लगाओ यार कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है क्या। मैं बैलेंस शीट से आइटम उठा के इन्वेस्टिंग में डाले दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि डिफरेंस क्या है इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का। दैट शुड नॉट बी योर स्टोरी, दैट शुड नॉट बी योर स्टोरी।